यह कहानी एक बैटलफील्ड से शुरू होती है, जहां हर तरफ घना धुआं छाया हुआ है। एक जवान फील्ड में थका हारा पसीने में डूबा एक मुश्किल इम्तिहान का सामना कर रहा है। उसे लगता है कि जिस सिचुएशन में वो फंसा है वो बिल्कुल ही बेकार है, और वो सोचता है कि शायद उसने वो जिम्मेदारी ही नहीं लेनी चाहिए थी जो उसने कभी पहले नहीं की थी। कौन सोच सकता था कि उसका पसंदीदा पेशा उसे ऐसे नतीजों में ले आएगा। डॉक्टर को याद आता है जब एक दोस्त ने उसे एक हाई पेइंग जॉब का ऑफर किया था, और वो सोचता है कि अगर उस वक्त उसे ये पता होता तो क्या वो ये फैसला लेता। एक बार हॉस्पिटल में काम करते वक्त वही दोस्त उसके पास आया और उससे कहा कि उसने एक मेडिकल वॉलंटियर बनने के लिए साइन अप किया है और उसे भी ज्वाइन करने के लिए कहा। उस दोस्त ने डॉक्टर चिन को साथ चलने का ऑफर दिया, लेकिन हॉस्पिटल में अच्छा महसूस कर रहे चिन को समझ नहीं आया कि वो इतनी दूर क्यों जाए जहां उसे अपनी एबिलिटीज़ के एक्सट्रीम पर काम करना पड़े। उसके दोस्त ने बार बार इंसिस्ट किया कि ये एक बेहतरीन मौका है इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस हासिल करने का, लेकिन डॉक्टर चिन जाना नहीं चाहता था। मगर उसके दोस्त ने जिद से उसे वॉलंटियर्स की लिस्ट में डाल दिया। किसने सोचा था कि उसका पहला स्टेशन सीधे एक ऐसे जंग में होगा जो एक दूसरे मुल्क में चल रही थी। डॉक्टर ने कभी भी जंग के दहशतों का सामना नहीं किया था, लेकिन अब वो एक सिविल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में था जहां इतने ज़्यादा घायल थे कि सबको जगह तक नहीं मिल पा रही थी। एक डॉक्टर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए चिन ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। सबको मदद पहुंचा रहा था, खाना और सोना भूल चुका था, सिर्फ खून और लोगों का दर्द उसके साथी बन चुके थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बागियों ने अचानक उनके कैंप पर हमला कर दिया। वो बिना किसी रहम के सबको मार रहे थे जो उन्हें पसंद नहीं आते थे, और जल्दी ही उन्होंने कैंप पर कब्जा कर लिया और सबको ढूंढने लगे। चिन कुछ पेशेंट्स और बच्चों के साथ एक शेल्टर में छुपे हुए थे, इंसर्जेंट्स के डर से कांपते हुए और समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करना है। थोड़ी ही देर में इंसर्जेंट्स ने उस टेंट को खोला जहां चिन छुपा हुआ था, और उन्होंने उस पर अपने हथियार तान दिए। इन लोगों की ठंडक और सख्ती देखने लायक थी, और उनकी सोच शांति से दूर थी। एक छोटा सा बच्चा डॉक्टर से लिपटा हुआ था, और उसकी माँ गन देखती हुई डर से कांप रही थी। तनाव अपनी इंतहा पर था। चिन को सिचुएशन की गंभीरता महसूस हुई जब इंसर्जेंट ने गोली चलाने की तैयारी की। एकदम से वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इंसर्जेंट ने फायर किया। चिन को पता था कि वो मर सकता है, लेकिन अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वो हट नहीं सकता था। उसने अपना बदन सबको बचाने के लिए आगे कर दिया। गोलियां चलती गईं, और जब आखिरी कार्ट्रिज भी क्लिप से गिर गई तो सब खत्म हो गया। खून के कतरे जमीन पे गिरने लगे, उस जमीन को लाल करते हुए। चिन अब भी वहीं खड़ा था, गोलियों से घायल। उसके हाथों में वो छोटा लड़का था जो उसकी तरफ उम्मीद और शुक्र भरी निगाहों से देख रहा था। चिन को समझ आया कि ये उसके आखिरी सांसें हैं। वो लड़का चिन को एक हीरो के तौर पर देख रहा था, और उसके आसपास सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे एक हीरो की तकदीर में होता है। डॉक्टर की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, और वो ठंडी ज़मीन पर गिर गया। उसके हाथ बेजान हो गए, और वो छोटा बच्चा चीख पड़ा। लेकिन चिन कुछ सुन नहीं पा रहा था। अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए वो आखिरी बार ज़मीन पर गिर गया, जैसे उसकी रूह अब उसके बदन को छोड़ कर जा रही। पहला ख्याल जो उसके जहन में आया वो दर्द का था, जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हैं और अब वो एक अनंत खाली स्पेस में गिर रहा था। मौत धीरे धीरे उसे लपेट रही थी। तभी अचानक उसके फेफड़ों में ताज़ी हवा घुसती है, और चमकता हुआ सूरज उसकी आंखों को अंधा कर देता है। सामने एक घना जंगल है, ऐसा जंगल जो उसने बहुत देर से नहीं देखा। वो अपने आसपास देखता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वो ज़मीन पर क्यों पड़ा है और क्या हुआ था। जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो हैरान होता है कि वो हाथ उसका नहीं लगता। वो एक बच्चे का हाथ है। उसके हाथ पर खून है, और उसे याद आता है कि उसका जीवन जंग में ख़त्म हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ है और क्यों एक बच्चे के शरीर में है। काफ़ी देर तक वो अपने नए शरीर को देखता रहा और ये समझने की कोशिश करता रहा कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा वो हैरान रह गया। उसके चारों ओर बहुत से लोग खड़े थे, वॉरियर्स जो मीडिवल आर्मर में थे, अपने हाथों में डैगर्स और दूसरे हथियार लिए हुए। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग मौत के कगार पर खड़े हैं, थके हुए और एग्जॉस्टेड। ये जगह एक करवां की तरह लग रही थी,
जिस पर लुटेरों ने हमला कर दिया था। लड़के ने सोचा कि क्या ये एक ड्रीम है या वो कुछ गलत समझ रहा है। शायद ये सब हैलुसिनेशन है या कोई मूवी सेट। आखिरकार इतनी असलियत में खून की गंध खुद से तो वो नहीं बना सकता था जो हर तरफ फैली हुई थी। उसने मरने वालों के पास जाकर देखा और महसूस किया कि वो असली थे। उनके शरीर एक ही वार में चीर दिए गए थे और घाव बहुत गहरे थे। लेकिन एक इंसान को ऐसे दो टुकड़ों में कैसे काटा जा सकता है? वहाँ कोई गनशॉट वुंड्स नहीं थे, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके आसपास के लोग भी अजीब तरीके से बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे थे। लड़का काफ़ी देर तक इधर उधर देखता रहा कि क्या हुआ और वो कहाँ है। तभी एक चीज़ ने उसका ध्यान खींचा और उसने सोचना शुरू किया कि इसका क्या मतलब हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि वो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में है और ये जगह सच में अद्भुत थी। ठंडे पत्थर जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, और वो जगह जहाँ फाइट हो रही थी मुरम की तरह थी जो वॉरियर्स की लेजेंड्स में थी। लड़का काफ़ी देर तक वहाँ खड़े आदमी को देखता रहा। ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अब क्या करना है, लेकिन आसपास की हॉरर के बावजूद उसे अच्छा महसूस हो रहा था और उसका शरीर सही सलामत था। यहाँ तक कि उसकी सोल भी थोड़ी शांत महसूस हो रही थी। उसने सोचा, शायद ये सब एक फैंटेसी है, लेकिन अगर नहीं तो ये जगह किसी दूर दराज के इलाके या कोरिया से तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसका शरीर भी बदल चुका था और सामने की 3 गलियां खाली थीं, जैसे उन्हें सबसे पहले अटैक किया गया हो। लड़के ने वहां पड़े डेड बॉडी को देखा जिनके चेहरे और गर्दन जेम हुई थी, ये बताते हुए कि ये सब हाल में ही हुआ था। शायद मौत को हुए 2 घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ था। उसने सोचा कि अब उसे खुद को संभालना चाहिए, शौक से बाहर निकलना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि रॉबर्स वापस आएं। जब उसने खड़ा होने की कोशिश की तो उसने एक आदमी की चीख सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई और भी अभी जिंदा है। जख्मी आदमी के पास जाते हुए लड़के ने पूछा कि क्या वो ठीक है। आदमी ने एक बैग उठाया जिसमें कुछ ज्वेलरी थी और कहा, यह मेरी बीवी को दे देना। लड़के ने देखा कि यह शायद मेहनत से कमाया हुआ पैसा या कुछ कीमती चीज़ें थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस उस आदमी को देखा जो बेहद उदास लग रहा था। आदमी बार बार कह रहा था कि वो मर रहा है, लेकिन उसकी बीवी जिंदा है और उसे पैसों की ज़रूरत है। लड़के ने जल्दी से जख्म पर कपड़ा फाड़ा और महसूस किया कि उसे तुरंत ब्लीडिंग रोकनी होगी। अपने डॉक्टर के नॉलेज को याद करते हुए उसने जल्दी से जख्म का लोकेशन पहचाना और मदद करने की तैयारी की। उसकी हरकतें साफ और कॉन्फिडेंट थीं, क्योंकि वो जानता था कि ब्लीडिंग को कैसे रोका जाता है और एक लाइफ कैसे बचाई जाती है। ये देखकर कि उस आदमी की वाइटल ऑर्गन्स को चोट नहीं लगी थी, लड़के को यकीन हुआ कि सही इलाज से वो आदमी ठीक हो सकता है। फिर लड़के ने कुछ ऐसा ढूंढना शुरू किया जो नीडल और थ्रेड जैसा हो, ताकि वो जख्म को सी सके। उसे बैग में एक सिलाई किट मिली जिसका इस्तेमाल कपड़े रिपेयर करने के लिए होता था। जल्दी से नीडल में धागा डालकर उसे समझ में आया कि ये ऑपरेशन के लिए काफ़ी होना चाहिए। हालांकि उसके पास एनेस्थीसिया नहीं था और दर्द बहुत ज़्यादा होने वाला था, लेकिन कोई और चारा नहीं था। सारी हिम्मत जुटाकर लड़के ने आदमी के जख्म की सिलाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन सफल रहा और ब्लीडिंग रुक गई। उसने आत्मविश्वास के साथ अपना काम पूरा किया, ये जानते हुए कि वो सब कुछ सही कर रहा है। जब केस ख़त्म होने को था, एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई, ये सोचते हुए कि उसने अपनी पूरी कोशिश की। जख्म सहने वाला ये वॉरियर वाकई में एक सच्चा फाइटर था। अब सब ठीक हो जाएगा। उसने आदमी का शुक्रिया अदा किया। लड़के ने कहा कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। हालांकि उसके पास एंटीसेप्टिक नहीं था, लेकिन उसने उम्मीद जताई कि खून का इन्फेक्शन न हो। कुछ चीज़ें हाथ में लेकर लड़के ने सोल्जर से कहा कि यह नामुमकिन है कि गॉड उनकी मदद करे, लेकिन उम्मीद तो है ही। बैग से गिरते पुराने बूट्स देखकर उसे लगा कि सोल्जर की एक प्रेग्नेंट बीवी है जो उसका इंतज़ार कर रही है और उसे ज़िंदा रहना होगा। वो जो उसके पास था, उसने अपने साथ जो लाया था उसमें से कुछ निकाला और वॉरियर के पास लाके उससे बोला कि वो मरना मत, क्योंकि घर पर उसकी वाइफ उसका इंतज़ार कर रही है। सूरज पहले ही होराइज़न पर छुप रहा था और जल्दी ही अंधेरा रात का आ जाएगा। वो लड़का जो बच गया था, उसने जिंदा लोगों को खतरे से दूर खींचना शुरू किया। अपनी ताकत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो सब कुछ उसने अब तक देखा था, उसके बाद वो बिल्कुल थक चुका था। इस दौरान वो लोगों की मदद कर रहा था बिना अपने खुद के स्टैमिना के बारे में सोचे। इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो इतना जल्दी थक गया।
क्योंकि उसका नया जिस्म तो ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था। फिर अचानक उसने कदम की आवाज़ सुनी और लगा कि शायद कोई और बच गया हो इस पुरानी खुशी में। वो उठकर आगे बढ़ा। उम्मीद थी कि रुइना में कोई जिंदा मिल जाए जो मदद के लिए ज़रूरत में हो। उसने सोचा कि और भी कोई हैं जो मदद की ज़रूरत में हैं और वो उन्हें उनके तकदीर के साथ नहीं छोड़ दे सकता। उसे लगता था कि ये किसी भी हालत में ये उसका काम है और जो कुछ भी वो कर सकता है वो करना उसकी ड्यूटी है। उसने सोचा, मुझे सभी को बचाना है। लेकिन खतरा बहुत बढ़ रहा था और अगर कोई मदद नहीं आई तो उसका सब कुछ बेकार हो सकता था। अपना गुस्सा अपने अंदर दबा के वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करता है और फैसला करता है भी ये टाइम नहीं है नेगेटिव सोचने का। मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो करूँ। उसने अपनी पूरी कोशिश शुरू की और देखा कि सिर्फ उनको मदद मिल सकती है जो अभी ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कुछ ज़ख्मों को अलग किया और उन्हें एक थोड़ा सुरक्षित जगह पर रख दिया जहाँ कुछ प्रोटेक्शन मिल सके। इस बड़ी तरंधे दर्द और ट्रेजेडी में सिर्फ 3 ही लोग ऐसे थे जिनको ज़िंदा रहने का चांस था और सिर्फ उन्हीं को मदद मिल सकती थी। उनके लिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। उसने उनको देखा और अपने दिल को काफ़ी भारी महसूस किया। उसे समझ आ रहा था कि कितनी मुश्किल है ये सब, पर अपनी ताकत को इकट्ठा करके वो अपने काम पर लगा रहा था। उसे ये भी पता था कि अगर उसके पास ज़्यादा मेडिकल टूल्स होते तो शायद वो और भी ज़िंदगी बचाता, लेकिन अभी उसके पास कुछ भी नहीं था। अब तो सिर्फ अपने हाथों पर ही उसका भरोसा था। फिर अचानक उसने देखा कि एक हैंडकरचीफ था एक ज़ख्मी के नीचे। उसने उसे उठाया और देखा कि उस पर कुछ अजीब ही हायरोग्लिफिक्स बनी थी। एक फ्लाइंग काइट का सिंबल था जो धुंधला सन की रोशनी में चमक रहा था। ये पता चला कि ये एक ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का इंसिग्निया था जो लोगों या चीज़ों को ले जाता है पैसा कमाने के लिए। ऐसे ट्रांसपोर्ट कंपनीज अक्सर मार्शल आर्ट्स कहानियों में होती हैं। ये सोचकर उसने जाना कि वो किसी ऐसे ही ग्रुप में आ गया है और ज़ख्मी लोग जो थे वो शायद उस करवां के गार्ड थे। अगर ऐसा है तो रेस्क्यू टीम जल्दी ही आनी चाहिए थी, लेकिन अब उसके पास टाइम नहीं था। उसने एक तलवार एक मरे हुए बॉडी से निकाली और उसको ढूंढते हुए ज़मीन में लगा दिया। फायर बनाने के लिए पत्थर पे उसे रगड़ दिया। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार आग जल गई और उससे एक अजीब सा सुकून मिला, क्योंकि अब उसकी मिलिट्री नॉलेज का काम आ रहा था। वो सभी ज़रूरी चीज़ें इकट्ठा करता गया और कैंप बनाने में मदद करता रहा। लेकिन उसने रियलाइज़ किया कि जिसमें वो नया जिस्म था वो इतना मजबूत नहीं था। कुछ देर के बाद उसने कम से कम एक शेल्टर बना लिया था और अब उसका कैंप तैयार हो गया था। उसके पास एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ था। थका हुआ वो अपने टेंट के अंदर चला गया। थोड़ा सोचने लगा कि शायद कोई मदद जल्दी आएगी। वो लोग जो थोड़े जिंदा थे अब टेंट के नीचे सुकून में बैठे थे, कम से कम कुछ वक्त के लिए सेफ। उसने अपने दिमाग को साफ किया और सोचा, अब मुझे कुछ करना होगा। इनकी ज़िंदगी मेरी जिम्मेदारी है। उसने अपने टफ फेट के बारे में सोचा और थोड़ा उदास हो गया। चाहे वो एक डॉक्टर था जिसमें पूरी ट्रेनिंग थी और जो अच्छे फ़ायदे भी ले सकता था, लेकिन अपने कदमों की वजह से वो अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकता था। उसने अपनी लाइफ को समझा था कि पैसा कमाना ज़रूरी है, अपने घर वालों को संभालना ज़रूरी है, लेकिन हमेशा मदद करना पहले था। उसने पुरानी तलवारों से कुछ सीखा था। अपनी अच्छी और बढ़ती लाइफ की तलाश के साथ उसने दर्द और गेहम को समझा था। फिर अचानक ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी और उसने महसूस किया कि कोई खतरा हो सकता है। वो पूरी तरह से श्योर नहीं था, लेकिन उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये वॉल्व्स हो सकते हैं जो अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो पुराने ज़माने में था जहां वॉल्व्स और रॉबर्स बहुत कॉमन थे। यूसेन ने फ्लैग उठाया जो फ्लाइंग काइट का था और थोड़ा रोने लगा, सोचता हुआ कि रेस्क्यूर्स कहाँ हैं। पर जब उसने फ्लैग पर लिखा हुआ देखा तो उसे लगा कि ये ट्रांसपोर्ट एस्कॉर्ट सर्विस का नाम था, जिसका कुछ जाने पहचाने सारी सोच थी। और फिर उसने याद किया कि ये नाम कहाँ सुना था। द ग्रेटेस्ट हेवनली डीमन में एक कैरेक्टर था जिसका नाम पिंसन था, और वो एक 3 पीढ़ी के मेडिकल इंस्टीट्यूशन में काम करता था जो पीहाउट मिडिल किंगडम में था। वह इस खुली हुई सच्चाई को देखकर काफ़ी हैरान हो गया, लेकिन जैसे ही वह टेंट के बाहर निकला उसके नीचे ज़मीन हिलने लगी थी। थोड़ी दूर से घोड़े की गैलोपिंग की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने वह तलवार उठाई थी जो उसने एक मरे हुए इंसान के शरीर से निकाली थी और उसे हिलाना शुरू किया, यह सोचकर कि शायद किसी ने उसकी मदद के लिए आने की सोची हो।
वह काफ़ी उत्तेजित था, लेकिन उसे एक शक भी था कि हो सकता है ये लोग चोर हों जो उसे मारने आए हों। सबसे पहले जो चीज़ दिखाई दी वह ध्वज थे, जो अलग अलग एम्बलम्स के साथ हवा में लहरा रहे थे। जल्दी ही लड़के ने मुख्य ध्वज देखा, जो कि मशहूर फ्लाइंग सरपेंट का था। उसने एक गहरी सांस ली और घुटने के बल गिर गया, यह समझकर कि अब मदद आ गई थी। ये लोग वैसे ही आए थे जैसा उसने सोचा था, जो लॉस्ट स्क्वाड को बचाने आए थे। लड़का खुशी खुशी खुश हो गया कि वह अब बच गया था। सभी सर्वाइवर्स उसके साथ अब सुरक्षित थे क्योंकि सोल्जर्स उन्हें बचाने आए थे। जब सोल्जर्स आए तो वे काफ़ी वेल आर्म्ड थे और उन्होंने लड़के को घेर लिया, क्योंकि वह इस खूनी वार का इकलौता सर्वाइवर था। लड़के ने देखा कि जो कार्ड्स उनके साथ आए थे वे कुछ अजीब थे। एक कार्ड तो पूरा एक मेडिकल किट जैसा था, जो मेडिसिन से भरा हुआ था। लड़के को याद आया कि उसने कुछ ऐसे ही पढ़ा था, एक किट के बारे में जो टॉप से बॉटम तक दवाइयों से भरा होता था। उसने याद किया कि उसने अपनी किताबें पढ़ते हुए कुछ ऐसे ही किट के बारे में पढ़ा था, और अब उसने सोचा कि शायद यह वही हो सकता है। लड़के को याद आया वह डॉक्टर जो अपनी किताबें पढ़ रहा था। एक दिन उसके कोलीग ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह फिर से मार्शल आर्ट्स की किताब पढ़ रहा है। डॉक्टर को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि यह उसका शौक था। उसका कोलीग ने फिर यह कहा कि द ग्रेटेस्ट हेवनली डेमन कितनी बोरिंग लगती है। डॉक्टर को यह बात पसंद नहीं आई और उसने गुस्से में आकर तेज़ी से जवाब दिया। जब लड़का अपने आप को समझ नहीं पा रहा था, उसने अपने सिर को थामा, क्योंकि उसे लगा जैसे कुछ अजीब हो रहा हो। शुरू में लग रहा था कि यह बस एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन जब सोल्जर्स आए और लड़के को देखा तो वह खुशी से चीखे कि कम से कम एक सर्वाइवर मिल गया। लड़का पूरे समय घुटने के बल था, उनकी मदद का इंतज़ार कर रहा था और जो कुछ भी हो रहा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसे सनलाइट ने रोशन किया और जब उसने वॉरियर्स को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही दुनिया है और वही मास्टर है। इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।